महान नीतिकार और संस्कृत के बहुत बड़े कवि भर्तृहरि ने कहा है कि कला, साहित्य और संस्कृति से विहीन मनुष्य पूंछ और सींग से विहीन पशु के समान है। बस ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो पशुओं की तरह घास नहीं खाता। हम सभी लोग कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं वो जो है उसका रस का स्वाद जो है हम लेते हैं अपनी अपनी रुचि के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कला के बिल्कुल साधक होते हैं और कला पर ही जीते हैं, कला के लिए ही जीते हैं। ऐसे ही साधक आज हमारे बीच हैं देश के बड़े चित्रकार संजीव गोगोई जी। संजीव गोगोई जी यहाँ एक कथा रंग कार्यक्रम को लेकर आए हैं हमारे चूरू में। हमारा सौभाग्य है कि आज ये चूरू में हमारे साथ हैं। आज हम संजीव गोगोई जी से चर्चा करेंगे चित्रकला के बारे में और दूसरे जो कला और साहित्य और जो माहौल है उसके बारे में। तो सबसे पहले संजीव गोगोई जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले संजीव जी, हम चर्चा करने से पहला सवाल यही है कि आप एक वर्कशॉप लेकर यहाँ आए हैं, तो आप क्यों सिखा रहे हैं बच्चों को? आप जब ये भागम भाग का युग है और पैसे कमाने के पीछे पैसा ही एक मापदंड हो गया है, सब बच्चे जो है कहीं ना कहीं उसी तरफ जाना चाहते हैं, अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चे उसी तरफ जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, अच्छी नौकरी हो, अच्छा बिजनेस हो। तो ये कला और साहित्य और संस्कृति को लेके आप जो आए हैं, तो आपकी मंशा क्या चाहते हैं? बिल्कुल, आपने ऐसा एक क्वेश्चन मुझे कर दिया जिसका आंसर इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात है, जो पैसों के लिए ये दुनिया भाग रही है, ये बात सच है। लेकिन क्या पैसों से हर चीज आप हासिल कर सकते हैं? पहला तो बात ये है। इसीलिए हम लोग कुछ बातें हैं जो हम अपना दिल का सुनते हैं, जो सुकून होता है। पैसों से आप जो मटेरियल वर्ल्ड के सामान वो खरीद सकते हैं, उसको पा सकते हैं, लेकिन पैसों से आप सुकून नहीं खरीद सकते। जो बच्चों का साथ टाइम बिता के, बच्चों को दो शब्द एक सही रास्ता दिखा के हमें जो सुकून मिलता है, वो हमारे दिल की खुराक है, हमारे ये अंतरात्मा की खुराक है। तो इससे ही हम जिंदगी जीते हैं। पैसा आज है, कल नहीं है। ये हर किसी को पता है कि लक्ष्मी जी चंचल होते हैं। जहाँ पे सरस्वती होगा, विद्या होगा, उनका साथ लक्ष्मी रहना ही रहना है। ठीक है, अगर हम लक्ष्मी का पीछे भागते हैं तो शायद विद्या कहीं छोड़ जाएगा, सरस्वती कहीं छोड़ जाएगा। जैसे अभी मॉडर्न जो न्यूज में भी आ रहा है या सोशल मीडिया में भी बहुत फेमस है कि स्किल डेवलप करो। स्किल का ऊपर ज्यादा वो है। एक्चुअली बात वही है कि हम विद्या को अगर अच्छी तरह से अर्जन करते हैं या सीखते हैं, कोई भी कला सीखते हैं या पढ़ाई भी हो, तो उसका पीछे लक्ष्मी को आना तय है। लेकिन आप अगर लक्ष्मी का पीछे भागते हैं तो विद्या कहीं ना कहीं छूट जाएगी। ऐसे ही और दूसरी बात है, जैसे हम बच्चे को सिखाने में इतना रुचि क्यों है? हाँ, और बच्चे इससे क्या फायदा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अभी देखिए, आपका हम अगर देखें तो छोटे से छोटा सामान से लेके बड़े से बड़ा प्रोडक्ट में भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है। कला के बिना कोई भी चीज संपूर्ण नहीं है। हालांकि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे आर्ट से क्या मतलब है, लेकिन आप जो कपड़े पहनते हैं तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, आप जो अपने लिए घर बनाते हैं उसमें जो पर्दे होते हैं, फर्नीचर डिजाइन्स होते हैं, सुंदर सुंदर आप चीजों को आप चाहते हैं, तो ये सुंदर को समझने के लिए ही कला है। बहुत अच्छा। और ये नॉलेज हमें आज की नहीं है, ये बहुत ही पुराना नॉलेज है जिससे हम कला को समझ पाते हैं। जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पुराने शास्त्रों से निकाल के 6 limbs ऑफ पेंटिंग, मतलब सरंग के बारे में बता के गए हैं कि रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य जुजनम वर्णिका भंग शादिसम, ये सारे 6 गुण होने के बाद एक कला का परिचय होता है। तो इस तरह से ये सारे गुण संपन्न होने के लिए उसको समझना जरूरी है जी। और हर एक चीजों का साथ इतना इंटरनली जोड़ना पड़ता है। ये सिर्फ जो एक हम याद करके
रिपीटेटिवली वो करते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है, ये फीलिंग्स से जुड़ा हुआ जी। है। इसको समझना जरूरी है। रूप भेद, रूप जो है, जो कायाकल्प है, उसका भेद, उसका मतलब क्या है कि ये इंसान का है, ये पशु का है, उसका प्रमाणानी मतलब उसका प्रोपोर्शन क्या है, तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। प्रमाणानी फिर भाव, क्या फीलिंग्स उसमें आ रहा है, वो भी जरूरी है कि किस भाव में वो है। ठीक है। भारतीय कला को समझने के लिए कला की कुछ गुण होते हैं जी। जैसे चित्रकारिता में आपका, मैंने अभी रूप भेद प्रमाणानी भावलापनी योजना शारीसम वर्णिका भंग, इस तरह से कुछ गुण होते हैं। तो उस हर कैरेक्टर का हिसाब से हमें हर चीज का साथ एहसास से जुड़ा हुआ होता है, एस्थेटिक्स से जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज सिर्फ आपको रिपीटेटिवली प्रैक्टिस से या बात वो करने से नहीं आता, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, उसको जोड़ के समझना पड़ता है। जी। जिससे हम द कनेक्शन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा इसी तरह से भी बोल सकते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। जैसे रूप भेद, एक रूप को हूबहू बनाना ही कला नहीं होता है, उसका भेद भी होना पड़ता है कि मैं अगर हॉर्स का ड्राइंग कर रहा हूँ तो वो हॉर्स लगना चाहिए, ना कि थोड़ा सा दूसरे एनिमल की विजुअल। तो ऐसे रूप भेद प्रमाणानी प्रोपोर्शन, जो एक ह्यूमन फॉर्म में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो ये सारे प्रूव होना चाहिए कि हाँ ये प्रोपोर्शनेट है तो वो करेक्ट है टेक्निकली। रूप भेद प्रमाणानी भाव, उसमें भाव क्या आ रहा है, लावण्य योजनम है, वर्णिका भंग, शादीसम, सिमिलरिटीज, वर्णिका भंग, कलर कॉम्बिनेशंस, जो आजकल ऑलमोस्ट ये सारे थ्योरीज हमारे शास्त्रों से निकल के आए और कला के उसमें। और कला के बारे में अगर एक दो शब्द में अगर बोले कि जो भारतीय कला और जो बाहरी कला है या पाश्चात्य जो कला है, दोनों में से अंतर क्या है, तो जो भारतीय कला है वो हम अंतर्दर्शन होते हैं, किसी भी चित्र रूप का अंतर्दर्शन होता है। हमारी जो चित्र पथ है वो राजस्थानी हो या पहाड़ी चित्रकला हो, इसमें हूबहू प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, या आपका ह्यूमन फेस जैसा है वैसा ही नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा अलग आपको पता चलता है कि ये ह्यूमन है, इंसान का शरीर है, ये लड़की है, ये पशु है, नेचर दिखाई देता है। तो इसमें उसका भाव जो है उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ है। भारतीय कला को हम ये एक शब्द में ये कह सकते हैं कि हम ये अंतर्दर्शन है। और जो बाहरी रूपरेखाओं के ऊपर जितना भी कला है वो पाश्चात्य कला के गुण पे देखा जाता है। तो ये सिंपल सा एक पार्थक्य है। और भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला, इन दोनों को अभी बहुत सारे आर्टिस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन में काम करते हैं जी। तो मॉडर्न आर्ट में, और यहाँ पे चुरू में जब हम लोग आए तो यहाँ पे बच्चे को कला के बारे में बहुत कम नॉलेज है, और इनके स्कूल के पाठ्यक्रम में शायद टीचर के अभाव से हो या किसी दूसरे कारणवश हो, और चित्रकला के प्रति इतना पेरेंट्स की जागरूकता नहीं था जी। अभी जैसे हमारा ये 5 दिन का वर्कशॉप रहा, तो उससे मुझे लगता है इनके अंदर वो भाव जागृत हो चुका है कि मुझे भी 2 पेंटिंग बनाना है या मुझे डांस की कुछ सीखना जरूरी है जी। क्योंकि ये अंतरात्मा की खुराक है जी, हमारे मन की खुराक है जी, ना कि ये पैसा कमाने की एक जरिया है। चलिए, लेकिन आजकल देखा जाता है ये पैसा कमाने की जरिया भी होते जा रहे हैं जी। हाँ, लेकिन मुख्यतः उसको अगर आप पैसा कमाने की जरिया बनाएंगे तो आप कला को सीख नहीं पाएंगे जी। और जो है आपका फोकस सीखने पे ही रहना चाहिए, कला पे रहना चाहिए, पैसा अपने आप आएगा अगर आप योग्य हो। हाँ, वो मैं पहले कहने का मतलब बिल्कुल।
तो हम आपने 5 दिन चूरू के बच्चों के साथ बिताए, चूरू के साथ बिताए। आप ऐसे मौसम में आए, बिल्कुल यहाँ गर्मी चरम पे रहती है। अभी 2-4 दिनों में बारिश हुई तो थोड़ी रिलीफ मिली। मुझे लगा कि आपको फिर भी जो है कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चूरू के बच्चों के साथ आपने समय बिताया तो क्या लगा आपको? हालांकि अभिभावकों को, मैं खुद ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ कि मैं भी अपने चित्र जो विज्ञान में और वो बनवाने होते थे वो अपने भाई बहन से बनवाता था या फिर किसी सहपाठियों से बनवाता था। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी रुचि नहीं हो, लेकिन आपके पास जो पहुंचे हैं उनके उनमें से निश्चित रूप से या तो उनके अभिभावकों की थोड़ी बहुत रुचि रही होगी या उनके बच्चों की पूरी रुचि रही होगी। इसके साथ ही संगीत का भी, अपने नृत्य का भी जो है वर्कशॉप थी। क्या लगा आपको यहाँ के बच्चों को देख के कि कितनी संभावनाएं हैं या कुछ किया जा सकता है, कुछ अच्छा फीलिंग लेके जा रहे हैं? क्या लगा आपको? पहली बात तो ये है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और कला हमारा अंदर रहता है, उसको पहचानने की बाकी रहता है कि एक बच्चे को सपोज उस बच्चे को कुछ आता नहीं है और उन्होंने कभी ना रंग ना पेंसिल ना कुछ पकड़ा है, मैं इस तरह के बच्चे को भी ह्यूमन फेस बनाने के लिए एक दिन की क्लास में वो सीख गए। ठीक है, ये उनके लिए 2% या 3% उन्होंने काम किया है। जैसे उनका प्रैक्टिस बढ़ेगा तो वो 50% 60% एक दिन पूरा 100% भी करेंगे। ये ऑन प्रैक्टिस होता है। लेकिन ये सीखते कैसे हैं बच्चे? और यहाँ के बच्चे तो है ही, यहाँ के बच्चे बोल के ऐसा कोई वो नहीं है, हर जगह के बच्चे तो सेम होते हैं। हमें थोड़ा सा स्किल्ड बच्चे मिलते हैं कभी मोस्टली। हाँ, किसी के आप दोबारा आएंगे तो आपको कुछ स्किल्ड बच्चे मिलेंगे। तो सीखने का प्रोसेस क्या है आप देखेंगे कि मैंने बचपन में खुद ही किया। जैसे मेरे मम्मी झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, तो मम्मी को देख के मैं भी एक टिंका लेके उनका साथ साथ कोशिश। तो ऐसे दूसरे फैमिली में भी देखा जाए। इसका एक्चुअली मतलब क्या है, बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि तुम झाड़ू लगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिकली बच्चों को जब करके दिखाते हैं, मैंने बोर्ड पे हो, वहाँ पे पेपर पे हो, मैंने जब प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखाया तो उनका अंदर जो ऊर्जा था वो जाग गया और उन्होंने करना शुरू किया। एक नंबर बात है। दूसरी बात है, हम ड्राइंग को कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग को आसान बनाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे आप अगर कहें कि मुझे ड्राइंग आता नहीं है तो वो गलत बात है कि हमने अपना ब्रेन को समझा के रखा है कि ड्राइंग नहीं आता है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे आप अपना हस्ताक्षर करते हैं या आप ABCD लिखते हैं या अपना हिंदी में भी कोई भी आप लेखन लिखते हैं, तो हर एक लेटर में ड्राइंग है। आप लेटर को उस हिसाब से नहीं कर पाते, अपना मन से उसको नहीं बनाएंगे। वो लेटर का जो ड्राइंग है, उस ड्राइंग में आपका हाथ का पेज वहां पे है, एक सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इसी का कॉम्बिनेशन में आर्ट वर्क्स होते हैं। तो ऑलरेडी वो फाइल आपके ब्रेन में है कि मुझे ड्राइंग कैसे करना है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि सिंपल आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है, एक आम बनाना है या मैंगो बनाना है, कोई भी चीजें बनाना है, आपको एक सर्कल बना तो आपका ब्रेन कॉन्शियस हो जाएगा सर्कल बनाने में और आपका सर्कल सही नहीं होगा। लेकिन सेम उसी वक्त मैं अगर आपको बोलूं कि आपको शून्य बनाना है, क्योंकि शून्य के लिए आप एक्सपीरियंस हो, आप अचानक से शून्य बना देंगे या आपको बोला जाए कि आप लेटर O बनाइए, तो आप लेटर O बनाने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो यही है मेरा सिखाने का टेक्निक कि मैं उसको किसी भी आपका ब्रेन में जो ऑलरेडी फाइल है, जो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देता हूँ। तो आपका जो सर्कल निकल के आ गया, ट्रायंगल भी निकल के आ गया, सीधी लाइन भी निकल के आ गया। अब इसको एक संयुक्त करना है एक चित्रकला में या एक आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कराना है, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि इसको यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, तो वो जाके एक संपूर्ण चित्र बन जाता है। ये सिखाने की कला है। और हमारा बच्चों का मोस्टली जो ब्रेन सिस्टम है वो आपका ये सब चीजों को लेने के लिए बहुत एक्सपर्ट होता है और उनका दिमाग होता है वाइट, थोड़ा बिल्कुल। अब हम जो वहाँ पे जो उचित शिक्षा है उसको देंगे तो वो अच्छे से समेट लेते हैं। जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो सीखने का जो सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है
और हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। बच्चे को उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है कि मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। हाँ, फिर वो बच्चे पेंसिल लेते हैं, शुरू हो जाते हैं जी। उनका 100% कॉन्फिडेंट होता है कि मैं पेंसिल लगाऊंगा और गोल घुमाऊंगा। फिर हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं खराब हो जाएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। तो जो भी है, तो ड्राइंग सीखने का एक सिंपल प्रोसेस हम लोग बताते हैं कि बच्चे किस तरह से 4-5 दिन में कर पाए या एक दिन में सीख पाए। बिल्कुल, आपने जो सही जो सिखाने की जो तरकीब होती है मनोविज्ञान को, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो मनोविज्ञान से, मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को सिखाए। आपने उस चीज़ को पकड़ा है कि कैसे हम कर सकते हैं। और बात जब आदतों की चली और देखने दिखाने की चली, तो सबसे बड़ी समस्या आजकल के बच्चों में या सारे समाज में मोबाइल और इंटरनेट के प्रति एक एडिक्शन सा है। उसमें हम सभी का बहुत सारा समय निकल जाता है। तो लेकिन उसके अपने फायदे भी हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कला साहित्य को विस्तार देने में ये सोशल मीडिया, इंटरनेट इन्होंने फायदा पहुंचाया या कोई नुकसान पहुंचाया? ये देखिए, ये बहुत ही मतलब कंटेम्पररी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट एन प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं स्किल में। जैसे एक बच्चे को गेम खेलने का बहुत शौक है, वो गेम में सुबह से शाम तक आप अगर बोलो तो वो बैठेंगे। लेकिन वो हम जब मेरे क्लास में जब बच्चे आते हैं तो मैं पूछता हूँ आपको कौन सा गेम पसंद है, आप कौन सा कार्टून देख के पसंद करते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं मैं ये गेम पसंद करता हूँ, ये कार्टून पसंद करता हूँ। तो फिर दोबारा मेरा क्वेश्चन होता है कि आप कार्टून बनाने में कितने इंटरेस्ट रखोगे और कार्टून देखने में इंटरेस्ट रखोगे। जो कार्टून बनाएंगे वो पैसा भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे और अपना संतुष्टि का साथ वो अपना काम करेंगे। और जो सिर्फ गेम खेलेंगे या कार्टून देखेंगे वो अपना समय को वेस्ट करेंगे और इन फ्यूचर वो गरीब ही रह जाएंगे। ठीक है, वो शिक्षा की दृष्टि से भी गरीब रहेंगे और कमाई के दृष्टि से भी गरीब। तब बच्चे सोच में आ जाते कि बोलते कि नहीं सर मैं बनाने में ध्यान रखूंगा कि मैं गेम बनाऊं, मैं कार्टून बनाऊं। तब दूसरी बात आता है, अगर आप गेम बनाना चाहते हो, आप इसका जनक बनना चाहते हो, तो आपको ड्राइंग आना चाहिए जी। ठीक है, ड्राइंग से आप इसका जो गेम है उसमें भी आप बना पाओगे। सारा ड्राइंग से ही गेम बना हुआ है, सारा उससे ही कार्टून बना हुआ है। तो बच्चे का एक दरवाजा खुल जाता है जी, कि माइंड मस्तिष्क में उनका एक दरवाजा खुल जाता है कि मुझे इसमें एक करियर ढूंढने का मौका मिल जाता है। और वो अपना दिल के चाहत होता है कि हम अपने मन से इसको ढूंढेंगे, इससे काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि हम जो इस तरह की चीज है उसको हम जो है परिवर्तित कर सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं, सही दिशा हम दे सकते हैं बच्चों को कि उनकी जैसी भी आदतें हैं उनको उस दिशा में ले जा सकते हैं कि वो क्रिएटिव हो जाएं। हमें इस दिशा में ज़्यादा काम करने की जरूरत है। अब हम चर्चा करेंगे आपके अपने बारे में कि आप जो है कोलकाता के रहने वाले हैं, तो वहाँ किस तरह की पृष्ठभूमि में आपका जन्म हुआ, कैसे आप पले बढ़े और चित्रकारी की तरफ, आप पेंटिंग की तरफ जो है आपकी रुचि कैसे बनी और कैसे आपकी शुरुआत हुई? एक मैं करेक्ट कर दूंगा, मैं कलकत्ता में पढ़ाई किया रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स किया मैंने पेंटिंग में 2002 में मैंने कंप्लीट हुआ। और मेरा जन्म हुआ आसाम में, और मैं आसामीज हूँ, आसाम से बिलोंग करता हूँ। संजीव गोगोई आप नाम से जी। तो आसाम में मेरा डिब्रूगढ़ में मेरा घर है। तो वहाँ से मैंने फिर गुवाहाटी आया। जैसे मास्टर्स के लिए मेरे पास पैसा नहीं था कि कलकत्ता जैसे शहर में जाके पढ़ाई करो, तो बड़ी शहर है, कभी बाहर गया नहीं था। तो सोच में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना ड्राइंग कर सकता, अपना काम कर सकता। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ बीए पे, उसके बाद मुझे अचानक से एक चिट्ठी आती है कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया, तो महीने का 4000 ऐसे पैसा आपको मिलेगा। तो वो एक मेरे लिए वरदान था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से वो पैसा आते थे और उसी के भरोसे में पापा से 500 रुपये 1000 रुपये जो भी हेल्प मिला, तो वो लेके मैंने बड़े बिस्तर बांध के कलकत्ता आ गया। वो वहाँ पे 6 सीट थे, तो 6 सीट में मुझे सबसे पहले सीट मिला बाहर की यूनिवर्सिटी से, बाहर दूसरे वहाँ से आने की वजह से।
और मेरा काम से मुझे सीट मिला, वहाँ पे देना मेरा मार्कशीट देखा ना सर्टिफिकेट देखा, लेकिन इंटरव्यू में तो आप बोला आपको सीट देता हूँ लेकिन आप यहाँ का सीट बर्बाद मत करना। तो हमने 6 सीट में से 1 सीट मेरे को मिला। तो वहाँ पे मैंने 2 साल, एक्चुअली मैं बचपन से रविंद्रनाथ को कला की गुरु मानता था, अंदर ही अंदर से, इसको किसी को मैंने प्रकट भी नहीं किया। और रविंद्रनाथ के घर पे मुझे पढ़ने को मिला, जुरासाकू में, तब वो था यूनिवर्सिटी था। और जुरासाकू हमारा 2002 में कंप्लीट हुआ, और जुरासाकू का जो यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स था वो वहाँ से हमारा बात ही शिफ्ट हो गया बीटी रोड में, अभी वो टोटली म्यूजियम है। तो हमारा सौभाग्य ये है कि हमने जुरासाकू में अपना पढ़ाई कंप्लीट की। फिर वहाँ से प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गया, कलकत्ता रहते ही मेरा प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गया। दिल्ली में मैं पेंटिंग भेजता था, यहाँ पे एग्जीबिशंस होते थे। फिर वहाँ से आसाम गया, फिर आसाम से मैं जब दिल्ली आया, ये और कहानी है इसका, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मेरा जेब खाली हो गया था जी, और मैं किसी से पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि मास्टर्स करके आया है और आसाम में कोई ऐसा स्कोप नहीं था मेरे पास। तो मैंने छोटे छोटे ग्रीटिंग्स कार्ड बनाए जी, हाँ, ग्रीटिंग्स कार्ड बना के, ये थोड़ा सा इमोशनल चीज है। बिल्कुल, यही हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि यही लोगों के लिए प्रेरक है। कार्ड ले लेके मैंने स्कूल में गया, सॉरी, होता ही है जी। तो वो लोग जैसे आपका कोई जादू दिखाने वाला आता है, जैसे भला आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं इन चीजों को जी। एक मास्टर डिग्री होल्डर जी। फिर मैंने वहाँ से, मुझे पता था दिल्ली में मार्केट होता है, तो मैंने वहाँ से दिल्ली मूव कर दिया जी। मेरे साथ में बहुत सारे पेंटिंग्स थे जी। दिल्ली में आने के बाद कुछ गैलरी ओनर्स थे, उन्होंने मेरे तुरंत दूसरे दिन ही कुछ पेंटिंग खरीदे जी। तो मुझे एक साहस मिला जी, दिल्ली में छोटा सा कमरा ले, और फिर मेरा कला की यात्रा शुरू हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जॉब करना है जी। तो ऐसे कुछ साल बीते, बहुत सारे आर्टिस्टों से परिचय हुआ, फिर मैं अपना काम करने लग गया, और कभी भी मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहाँ से धीरे धीरे मैंने, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट, एफएमजी कॉलेज थे, तो उस कॉलेज के पेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए मुझे बुलाया जी। तो वहाँ पे मैंने 3 साल जॉब किया। तो उसके बाद एक्चुअली मैं फील्ड में अपना काम करता था, पेंटिंग करता था, तो कॉलेज जाने की वजह से मेरा पेंटिंग रुक गया था। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर अपना काम शुरू किया, और लॉकडाउन के कुछ दिन पहले मैंने कोचिंग शुरू किया था। तो लॉकडाउन में वो कोचिंग भी बंद हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन शुरू किया। और ऑनलाइन शुरू करने के बाद कुछ एक ऑनलाइन क्लासेस का वो मुझे मिल गया। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो ऑनलाइन का वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, और धीरे धीरे मैंने एक इंस्टीट्यूट फॉर्म कर लिया वहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ उसका पास ही। तो वो एसकेजी स्कूल ऑफ आर्ट बोल के एक इंस्टीट्यूट फॉर्म कर रहा हूँ, 2 साल हो गया उसका, जो फिजिकली बच्चों को सिखाने के लिए, और अपना स्टूडियो भी वहीं पे, वहीं से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, और जितने भी गैलरी से उनका साथ भी मैं अभी काम कर रहा हूँ जी। और ये काफी लंबा प्रोसेस है, मैंने 20 साल का कहानी आपको बहुत छोटे बिल्कुल वो होता है, लेकिन आपने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष ही वास्तव में किसी महान व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आप उतना फील भी नहीं कर पाते। आप तो कला और उसके बीच में और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे साइंस इंजीनियरिंग से मैंने जुड़ा जी। तो पहले मैं बिलाल जी से जुड़ा, और फिर मुझे इनका बारे में पता चला, फिर अनीता जी से मिला, फिर इनकी बेटी से मिला, और इनके जैसे लोग मिलना पहली तो बात है कि मेरा किस्मत में लिखा था। बिल्कुल, और ये एक कम्युनिकेशन है, आप जब अच्छे काम करते हो ना, आपको लोग अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं मेरा गुरुजन भी कह सकता हूँ, दोस्त भी है, और मेरा सलाहकार भी है। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इनसे डिस्कस करते हैं, और ये प्रोग्राम से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, इनका आरोहण का प्रोग्राम से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ।
तो इनके साथ साथ जितना भी इस तरह का और इवेंट होते हैं तो एक ही फोन कॉल में मैं ओके कर देता हूँ। ना मैं इंस्टीट्यूट बंद करना पड़े ये नहीं देखता कि बिल्कुल कितना छुट्टी लेना पड़े, वो सैटरडे है संडे है, मैं कुछ नहीं देखता, सीधा इनका साथ। बिल्कुल, ये समर्पण है आपका, आपकी बॉन्डिंग है आपकी, और निश्चित रूप से इससे जो है कहीं न कहीं इस तरह का जुड़ाव जिंदगी में होता है, तभी हम बेहतर काम कर पाते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना सोचे समझे। और बिना सोचे समझे हम इस तरीके से काम कर पाते हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत स्मूथ जी रहे हैं और अपना जो चाह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं। बिल्कुल, वो कर भी पा रहे हैं। उनके बिना कुछ नहीं होता। भारत में कहा जाता है कि चित्रकला जो है पाषाण काल से ही चित्रकला चल रही है। बीच में बहुत अच्छा समय भी आया, गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, ऐसे अच्छे अच्छे समय आए, अभी भी जो है। तो आप कैसे, आपसे अगर मैं सवाल करूं कि कौन सा समय जो है चित्रकला के लिए या कला साहित्य संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा होगा, या विस्तार की दृष्टि से देखें तो अब जो समय है वो बेहतरीन है, कैसे आप इस पूरे समय काल को, कालखंड को कैसे देखते हैं? देखिए, दो होते हैं, एक तो चित्रकारिता में दो चीजें होते हैं, एक तो कमर्शियल होता है, एक नॉन कमर्शियल होता है। आर्ट जीने की तरीका है, आर्ट को समझने की चीजें है, ये व्यवसाय की चीज नहीं है। पहली तो बात यह है, व्यवसाय आपको मिल जाता है वो अलग चीज है, लेकिन ये व्यवसाय की चीज नहीं है। तो जैसे कमर्शियलाइजेशन जुड़ जाने से की वजह से आर्ट में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं कि मुझे इस कलर की पेंटिंग चाहिए, मुझे इस कलर की पेंटिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, नेगेटिव कुछ नहीं चाहिए। मैं भी कमर्शियल नहीं पूछ रहा, माहौल के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि इन चीजों के लिए कब अच्छा, सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छा समय था जी कला के लिए। जो पिछला दशक थे, बंगाल स्कूल का हो गया, इससे पहले का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पाषाण काल का बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त रिकॉर्ड कीपिंग होता था, चित्रकला गुफाओं में हम देखते थे, तो एक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस जानवर को आप कैसे मारे, या कुछ शिक्षा प्रणाली हो, कोई कल्टीवेशन कर रहा है, कोई पशुओं को पालन कर रहा है, उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था कि ये एजुकेशन हमें नेक्स्ट जनरेशन को बांटते चले जाना, या इसको देख के लोग समझ जाएंगे, मुझे बार बार एक ही चीज को नहीं समझ जाना पड़ता। तो एक रिकॉर्ड कीपिंग था। नेक्स्टली, और वो उस समय का चित्रण भी था, तो चित्र का शुरुआत तो वहीं से हो गया। फिर धीरे धीरे उसका स्टाइलाइजेशन डेवलप हुआ कि इस राजा उसमें जो कोर्ट पेंटिंग बोलते थे, तो उनका हिसाब से पेंटिंग बनने लग गया, उनका जो माहौल था वो धीरे धीरे इससे हटके फिर रिलीजियस पेंटिंग बनने लग गया कि धर्म से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए, ऐसे रिलीजियस पेंटिंग बनने लगा। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो के हम आम जो जनजीवन है उसका ऊपर पेंटिंग बनने लग गया। तो आम जनजीवन का पेंटिंग से ही रियलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले जो पीरियड था वो क्लासिकल पीरियड था, तो उसमें उसका चित्रण शैली भी अलग है। और उसके बाद जो कंटेम्पररी था, रियलिज्म का बाद कंटेम्पररी, रियलिज्म में आपका डेली लाइफ का चित्रण होने लगा। फिर उसका बाद आपका जो आता है एक्सपेरिमेंट होने लगा कि कला में हम और क्या दर्शा सकते हैं, क्या एक वास्तविक चीजों को हम हुबहू रख देना ही कला है, या इससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमारा बहुत सारा सोच हमने डेवलप किया, स्टाइलाइजेशन डेवलप किया। तो ऐसे धीरे 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 आर्ट का बारे में डेवलप होते गया, और इसको मॉडर्न आर्ट जो कंटेम्पररी आर्ट बॉक्स है, आज आर्ट की ऐसी है कि आप एक थॉट प्रोसेस को रख के कुछ शब्द लिख के भी आप आर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन भी है, आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो, किसी भी चीज को इंस्टॉल करते हो। बिल्कुल, आपने जो है पाषाण काल से लेकर आज तक की जो भारत की जो चित्रकला शैली है उस पर चर्चा की। यहाँ हमारे राजस्थान में भी एक तरफ जो है दरबार शैली जिसको अपन कहेंगे, आपने भी बताया कि एक तरफ जो है घराने, राजघराने जो हैं वो संरक्षण करते रहे चित्रकला का अपने ढंग से। मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, बहुत तरह के चित्र, किशनगढ़ जो आपने मोनालिसा राजस्थान की बनी ठनी के बारे में सुना होगा, तो वो सारी चीजें रही हैं। एक तरफ जो है लोक में जो है ये चीज चली, थेवा कला, यहाँ की मांडना कला, उस्ता कला, इस तरह की चीजें लोक में जो आप बता रहे हैं बहुत सारी चीजें चली।
आपको क्या लगता है कि अब जो समय है, अब पुराने समय की राजा महाराजाओं के समय की बात छोड़ दें, अब कला को बचाने के लिए, कला के संरक्षण के लिए समाज या लोग ज्यादा जरूरी है या सरकारें या सिस्टम उनको जो है ज्यादा बचा सकता है, और किसको ज्यादा काम करना चाहिए और कौन जो है सही संरक्षण कर सकता है? एक तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है जी, नंबर 1। और उस समय की जो शैली है वो उस समय का जो समाज व्यवस्था था जी, उसको मद्देनजर रखते हुए किए गए। और आजकल का समाज व्यवस्था ऐसा है, जैसे आप भित्ति चित्र है, लोग वहां जाकर उसको देख सकते थे, तो वो एजुकेशन सिस्टम उस जी। समय का था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको वही भित्ति चित्र अगर हम सोशल मीडिया में रख सकते हैं, जी। जिनके पास में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपका गांव में है या आपका शहर में है, तो जी। आप उनका ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्री बना के उसको संरक्षण कर सकते हैं। जी, क्योंकि समय का साथ साथ जब पत्थर भी पिघल जाते हैं तो एक चित्र पिघल जाना बिल्कुल सही हाँ। बात है। लेकिन हम उसको अगर डिजिटली उसको बिल्कुल। रखें तो वो आपको दो आर्थिक रूप से भी भविष्य में हेल्प कर बिल्कुल। सकते हैं। सिर्फ किताबें भी आप पर जल सकता है, इंटरनेट का मटेरियल भी खत्म हो सकता है, लेकिन हम जितना कोशिश करें इसको डिजिटली कन्वर्ट करना चाहिए कि हम हर जगह में बैठ कर इस धरती के किसी भी कोने में बैठ के उसको देख सके, पढ़ सके, जान सके उसके बारे में। तो इसके लिए जो भी आप लोग जैसे हो जी, मीडिया पर्सन्स, तो आप लोग अगर इसका ऊपर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें भी उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो कंटेम्पररी आर्टिस्ट है जी, आजकल कंटेम्पररी आर्टिस्ट ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट को लेके अपना चित्र में उसका रिपीटेटिव यूज से अच्छा पेंटिंग भी बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपना आसाम के जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है उसको अपने पेंटिंग के साथ जोड़ के मैंने लगाने की कोशिश किया कि हाँ, मेरा पेंटिंग जो देखेंगे उसका साथ आसाम चित्रकला के बारे में वो थोड़ा बहुत जाए। मैं कलाकारों से भी ये आग्रह करूंगा कि वो भी अपने जो लोकल आर्ट है उनका शैलियों को भी देखे और उनको भी अगर कोशिश करें कि अपना पेंटिंग का साथ जोड़ के कोई उपस्थापन कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। जी। आप कला प्रदर्शनियों के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमे हैं, लेकिन चूंकि आपकी पृष्ठभूमि आसाम की रही और बंगाल की रही है, बंगाल के बारे में हम ये सुनते रहे कि वहाँ कला, साहित्य, संस्कृति के लिए बहुत लोगों के मन में जगह है, बहुत सरकारों के मन में जगह है, बहुत अच्छा काम, वहाँ सम्मान है। तो हम आपके जुबान से ही सुनना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है वहाँ कला, साहित्य, संस्कृति के प्रति, और क्या अब उसमें बदलाव आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, किस तरह की चीजें हो रही है? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह में रहते हैं, लेकिन आपका नजरिया जो है आपको वही दिखाई देगा। अगर मैं हमेशा नेगेटिव चीजों को ढूंढता रहूंगा तो मुझे नेगेटिव दिखाई देंगे, लेकिन जो पॉजिटिव ढूंढने वाले बंदे को पॉजिटिव दिखाई देता है। मेरे जेब में 99 पैसा है ये मैं नहीं देखे मेरा जेब में और 1 रुपया नहीं है ये देखने से बात अलग हो जाती है। कला में मोस्टली बंगाल में एक चीज है, हर घर में कलाकार है जी, तो म्यूजिक, डांस और चित्रकारिता ये बंगाल में शुरू से ही जुड़ा हुआ है जी। बंगाल में आपका पॉट पेंटिंग था जिससे कहानी, रामायण महाभारत की कहानी, सोशल कहानी, उसके थ्रू वो एक प्रसार मिलता था। फिर बंगाल में ब्रिटिश आने की वजह से जो एकेडमिक चित्रकला था उसमें भी काफी डेवलपमेंट आ गया जी, जो पाश्चात्य कला से जुड़ा हुआ है। और जितने भी बंगाल में आपका जो एक घर पे ड्राइंग करते हैं अल्पना जी, तो उसका प्रचलन बहुत था। और जो पटचित्र थे उनके जो कारीगर थे उनका ब्रशिंग का जो प्रोसेस है ये काफी स्किलफुल थे। वही स्किलफुल एक जेनेटिकली शायद डेवलप होकर बंगाल के लोगों में अंदर से है और उन्होंने कला में भी महारत हासिल की। और बड़े बड़े जो बंगाल स्कूल के कलाकार थे, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, परितोष सेन, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार वहाँ से, राम किंकर बीज, शांति निकेतन में, तो ये सारे रविंद्रनाथ की वजह से एक उन्होंने गठ जो बांध एक माला पिरो दिया, तो उससे बंगाल स्कूल का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया। और उसी का क्योंकि एक जाति रक्षा के लिए भी और अपना परिचय बना के रहने के लिए भी बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा के साथ आर्ट रिलेटेड है,
मूर्ति बनाना, उनके डेकोरेशन करना, ये सारे से एक कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अच्छा से जीवित है और बच्चे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और मुझे लगता है जैसे बातों बातों में एक चीज समझ में आ गया कि कल्चर से अगर जुड़ गया कला तो वो काफी लंबा रहेगा और अच्छा भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। आसाम में भी जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल से कला जुड़ा हुआ है जो, और ये जो फेस्टिवल्स है ये वेदर बेसिस फेस्टिवल है, जैसे बैसाख बिहू हो गया, माघ बिहू हो गया, इनसे जुड़ा हुआ, इनसे डांस जुड़ा हुआ है। और डांस में जैसे आर्ट फॉर्म्स होते हैं और ड्रेसेस होते हैं, उनसे कला जुड़ जाते हैं, तो एक से एक चीज जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए शायद वहाँ के लोग ज्यादा एस्थेटिकल एसेंस को समझते हैं। जी, बहुत सारी चित्रकला की शैलियाँ भी होती हैं और आप अलग अलग चित्रकार जो अलग अलग शैलियों में काम करते हैं। आपकी स्ट्रीम क्या है, आप किस उसमें काम कर रहे हैं? हाँ, मोस्टली मैं एक्रिलिक मीडियम पे काम करता हूँ, एक्रिलिक एंड ऑयल पेंटिंग जी, और मैं कुछ पेंटिंग के पेंस पे आपको दिखा दूँगा जी। तो और फिगरेटिव वे में, नॉन फिगरेटिव वे में, दोनों में मैं काम करता हूँ। और अभी तो मैं फिलहाल एक इंस्टीट्यूट खोलने की वजह से मैं बच्चों के साथ उनका डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ टीचिंग साइकोलॉजी है, उनका पैटर्न साइकोलॉजी है, स्टाइलाइजेशन डेवलपमेंट है, इनका ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं कला में हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट को ही महत्व दिया है। दो चीजें होते हैं, बहुत सारे गुणी कलाकार हैं वो रिपीटेटिव एक स्टाइलाइजेशन को फॉलो करता है, और एक सही बात है, रिपीटेटिव स्टाइलाइजेशन आपको एक ब्रांडिंग बना के देंगे, आपको मनी बना के देंगे, पैसा बना के देंगे। लेकिन जो इन्वेंशन आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट आपको हिस्ट्री बना के देंगे। तो दो चीजें हो गया, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, तो रिपीटेटिव आर्ट वर्क करें। और शायद ये बात किसी दूसरे कलाकार को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मेरे कहना यह है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन्वेंशन करेंगे और इन्वेंशन से आप हिस्ट्री बनाएंगे। जब आपका हिस्ट्री बन जाएगा तो पैसा भी ऑटोमेटिकली आना ही आना है। एक चित्रकार जो है चित्र बनाता है, और आप जो है चित्रकार बना रहे हैं, पूरे देश में बच्चों को सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक अलग तरह का निवेश है कि बच्चे आगे जाके चित्रकार बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। मैं अंतिम अपना जो सवाल है, वैसे शुरू में ये बात हमारी हो गई, फिर भी एक बार जो है दर्शकों के लिए दोहराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत इस तरह का रुझान है शेखावाटी में और यहाँ चूरू में भी, कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है या कि इंजीनियर बनाना है, और मतलब उसी तरह का कुछ करवाना है। बिल्कुल मतलब मान दिया गया है कि पैटर्न तय हो गया कि हमने अपने बच्चों को ये करवाना है। इसी बीच में आप ये आए हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या संदेश आप यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के बच्चों को देना चाहेंगे? उससे बहुत सारी समाज में मतलब विकृतियाँ भी पैदा हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे सामने हमें अखबार में पढ़ने को मिलती है, कोटा और सीकर को लेके। तो वो जो माहौल है कि अपने को अभिभावक तय कर रहे हैं कि मतलब बच्चे को ये डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, या जो बच्चे खुद तय करें, या हम थोड़ा सा समाज को जो सरस बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, तो आप क्या संदेश देना चाहें अभिभावकों को, बच्चों को, वो हम आप जानना चाहेंगे। हम यहाँ पे आए, मेरे को मैं साइंस इंजीनियरिंग से जी काफी 15 साल हो गए जुड़ रहा हूँ, जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। और अगले 3 साल से हम लोग ये जो आर्ट कैंप है, डांस का कैंप है, ये कर रहे हैं। और हम लोग आपने जो कहा कि स्ट्रेस का वो है, हम लोग यहाँ पे एक दिन में 2 दिन में हम कलाकार नहीं बना सकते। जैसे बिलास सर ने भी मुझे कहा था कि हमने एक चिंगारी लगा के जा रहे हैं कि बच्चे, तो हम मोस्टली यहाँ पे इंसान बनने की जो प्रक्रिया है जी, इसी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि एक बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने उससे मतलब नहीं है, पहले वो इंसान बन जाए, वो उस राह पे चल दे। तो यही हमारा प्रयास है पूरा साइंस इंजीनियरिंग की टीम की ओर से, मेरी अपनी टीम की ओर से। तो हम लोग कोशिश करते कि बच्चे एक सही रास्ता पकड़ लें जी, यही कहकर मैं आज की बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा एक सार्थक चर्चा हमारी हुई, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम रहा 5 दिनों का। यहाँ कल का जो इवेंट था वो बहुत शानदार रहा। आपको और पूरी टीम को, विलास जी को, सिंजनी जी को, अनीता जी को, सभी को, और एकेडमी को जो जितने भी साथी हैं, उन सब का मैं चूरू की तरफ से एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप पहली बार चूरू आए हैं, हम चाहते हैं कि आप बार बार चूरू आते रहें।